और स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी आगामी जो परीक्षा है उसको लेकर के हमने क्लास में जितने भी आंसर राइटिंग करवाया है उसका मॉडल आंसर जारी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई परीक्षा में आसान हो जाए। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसे सॉल्व करने में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट टाइम भी 2 प्रश्न हो चुके हैं ऑलरेडी। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं, कई बार से देखा जा रहा है कि इंडेक्स पे भी प्रश्न आ जा रहे हैं। जो सूचकांक जारी किया जाता है वैश्विक स्तर पर या भारतीय स्तर पर, वो आ जाता है। तो जो इंडेक्स होता है, कौन जारी करता है और क्यों जारी करता है, उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा और क्यों है, ये लिखना होता है। तो देखते हैं जो प्रश्न है, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, इट मीन्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग इंडेक्स क्या है। हाल में जारी वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक के आधार भारत के प्रदर्शन की समीक्षा करें। समीक्षा करना ओवरऑल क्या है, क्या इसमें है, पूरी तरीके से भारत को ये एग्जामिनेशन करना एक तरीके से कि इसमें जारी ये है क्या और इसके आधार पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसको समीक्षा करना। देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही एक तरीके से जारी किया जाता है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 मार्च में जारी किया गया। जनरली ये मार्च में ही जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, एक मिनट, फिनलैंड इस बार फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश इस रिपोर्ट के अनुसार जारी हुआ। ये केमा बार है, 5वां बार लगातार 5 साल से क्या है, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे जरूरी नहीं है, बट जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कुछ कुछ ये होते हैं, मार्क होते हैं कि इसी आधार दिया जाता है। इन आधारों पर फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है 5वें साल तक। ये हो गई आपकी भूमिका। अब आते हैं आगे। कोशिश करिएगा छोटा छोटा पैराग्राफ ही लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, और प्रश्न का जो उत्तर है 20 से 25 मिनट में कोशिश करिएगा लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आपको हिस्ट्री के 3 प्रश्न लिखने होते हैं और करंट के 3 लिखने होते हैं, और 2 होता है आपको जो डीआई होता है स्टैटिक्स। तो 1 घंटे या 45 मिनट्स आपको स्टैटिक्स के लिए रखना ही होगा। और 3-3 प्रश्न आप समझ लीजिए कि ये हिस्ट्री का और 3 करंट का लिखना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। सूचकांक की ये 10वीं वर्षगांठ है, अर्थात ये 2012 में पहली बार जारी की गई थी। रिपोर्ट जारी करने के लिए वैश्विक सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करती है। पूरे ये डेटा का उपयोग करती है जो सर्वेक्षण करती है। उसके बाद कि दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में, यानी कि जो 150 से जो अधिक देश है वहाँ क्या है, 95 to 98% जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड का निवास करती है। अब 95 to 98 लगभग 98 ही आप कह सकते हैं। जो बाकी देश बचे हैं 150 से ज़्यादा, क्योंकि यूएन में ही हम लोग जानते हैं कि 193 देश हैं। तो 193 देश हैं, बट ये 150 से ही कर रही है। तो बहुत सारे देश हैं जो वर्ल्ड मैप में बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनमें जनसंख्या भी बहुत कम है। तो ये 95 से 98% जनसंख्या, कल भी मैंने बोला था प्रतिशत को ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, ऐसे मत लिखिएगा। के लोग अपने जीवन का मूल्यांकन कैसे करते हैं। प्रश्न जो है, जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग बस क्लास में दे रहे हैं। जो आने की संभावना है, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। ये किसका प्रकाशन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। जो जारी कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, शायद आपको 68वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स में भी काम दे दे और मेंस में भी जारी करता है। गैलेप वर्ल्ड पोल जारी करता है और लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन जारी करता है, के डेटा द्वारा संचालित होता है।
आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, हम लोग चाह रहे हैं कि जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो करंट अफेयर से रिलेटेड आने की संभावना है उसे सॉल्व करवा दे, ताकि आप लोग को अगर इनकेस वो प्रश्न छूट गया हो तैयारी के दौरान तो अंतिम समय में वो तैयारी कर ले। यह रिपोर्ट और रुक जाइए, जिन्होंने वर्ल्ड रिस्क पोल तक पहुंच प्रदान की है, वर्ल्ड रिस्क पोल तक समझ लीजिए कि आपको ये आपको आइलैंड तक पहुंच चुका है, लगभग बहुत आगे तक जा चुका है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के बारे में जारी की जाती है और यह बताती है कि उनके नागरिक स्वयं को कितना खुश मानते हैं। जैसे कि इन्होंने भारत में ही भारत का रिपोर्ट जारी किया, 136 देशों में जारी हुआ है, तो आप 136वां रैंकिंग आया है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का जो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो लोगों से सर्वेक्षण किया होगा, ये सर्वेक्षण ना भी किया होगा, कुछ लोगों से ही किया होगा, सबके घर तो हुआ नहीं, हम लोगों ने देख लिया आपसे और हमसे तो आकर के पूछा नहीं इन्होंने, कुछ आधार इन लोगों ने खुद से लगा लिया और उस आधार पे इन्होंने माना कि ये खुश है या नहीं। आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रायोजित यह वार्षिक रिपोर्ट 150 देशों को रैंक प्रदान करता है। 150 देशों में होता है, लेकिन इधर 150 देशों में नहीं हो रहा है। इस वर्ष इस रिपोर्ट में 146 देश हैं। पिछले बार 149 थे, 149 थे, इस बार 146 देशों में स्थान दिया गया। आमतौर पर यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर पर्सन जो होता है, जीडीपी होता है, उसका आधार होता है। आधार बहुत सारा इसका आधार है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा जो होता है, मतलब लोग जो जीते हैं कितने स्वस्थ हैं किसी भी देश में, इनका आधार बहुत सारा है। सामाजिक समर्थन होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है। हैप्पीनेस सिर्फ ये नहीं होता कि आप हंस रहे हैं और पार्टीज कर रहे हैं, ये सब हैप्पीनेस नहीं। आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे तो आपका हैप्पीनेस का आधार है। तो ये आधार कौन कौन सा है? जीडीपी, आपका अच्छा इनकम रहेगा तो जीडीपी अच्छा रहेगा तो आपका वो हैप्पीनेस लाएगा। स्वस्थ जीवन रहेगा, सपोज दैट आप या आपके परिवार में कोई बीमार रहता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते, तो ये खुशी का आधार ये सब माना जाता है। सामाजिक समर्थन होता है। सामाजिक समर्थन मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ सामाजिक आधार पर सबको बराबर है जो दिया गया है, जैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का भी आधार होता है। स्वतंत्रता बहुत बड़ा इशू होता है हैप्पीनेस का। आपको स्वतंत्रता नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा तो आप खुश नहीं होंगे। भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रैंकिंग आने का कारण भी भ्रष्टाचार है। और स्वतंत्रता की भी बहुत कमी है वैसे जितनी मिली है, लेकिन उस हद तक नहीं है। जैसे कि आपको लैंगिक असमानता भी है बहुत सारी। तो रैंकिंग क्यों पीछे आ रही है भारत का, ये सारा आप डेटा जो मैं बता रही हूँ लिख सकते हैं। भारत का डेटा रैंकिंग खराब क्यों आ रहा है, क्योंकि वो भी लिखना होगा। के आधार पर खुशी के स्तरों का मूल्यांकन के बाद प्रसन्नता रिपोर्ट देती है। प्रति वर्ष यह रिपोर्ट 0 to 10 के स्केल, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टोटल 10 तक जाता है उस स्केल पे। जैसे दिया कि भ्रष्टाचार में भारत का क्या रैंकिंग है, तो पहला, दूसरा, तीसरा पे दे देगा। उसके आधार पे स्वतंत्रता कितना है, तो हो सकता है कि स्वतंत्रता पे चौथा स्थान दे दे। ऐसे कर करके स्केलिंग करता, फिर ओवरऑल उसका ये मिलाता होगा और उसके आधार पे रैंकिंग देता है। कि स्केल पर आबादी भारत लोगों द्वारा ये सर्वेक्षण करवाते हैं। हम लोग से तो वैसे पूछते नहीं है, जनरली इंडिया के लोगों से पूछिए तो उनसे कोई सर्वेक्षण होता नहीं। रिपोर्ट में आता है कि लोगों से पूछ कर किया गया आप कितने खुश हैं, लेकिन ठीक है आंसर लिखना है और जो करते हैं वो लोग कोई ना कोई तो आधार बनाते ही होंगे, कुछ लोगों से ही पूछते होंगे। अब मुख्य रूप से क्या है, जीवन की गुणवत्ता।
आप अच्छा जीवन जी रहे हैं। जैसे स्लम एरिया में भारत में बहुत लोग जी रहे हैं, मुंबई या फिर आप दिल्ली जैसे महानगरों में देखिए तो स्लम एरिया में बहुत बेकार स्थिति में जी रहे हैं। उसी के लिए हाल में हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजना लाया दिल्ली के लिए, ये जो घर का, आप जीवन की गुणवत्ता ही नहीं रहेगी, जीवन बहुत बद से बदतर स्थिति में। जैसे हम लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब भी है तो अच्छे गांव में लोग अच्छे कंडीशन में रह रहे हैं, लेकिन जो स्लम एरियाज में रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी स्थिति मलिन बहुत रहती है। अच्छे से खाना पीना नहीं, गंदे तरीके से रहना। ऐसा नहीं कि वो लोग बुरे हैं, उन्हें बुरे नज़रिए से नहीं देखना है, बस स्थिति होती है जो जीवन की गुणवत्ता होती है। जैसे बीमार हुए तो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, कुछ भी खा ले रहे हैं, गिरा हुआ खा ले रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं। ठीक है, गिरा हुआ नहीं खा रहे आज के टाइम में, वो सही है, लेकिन पास में नाली बह रही है, वहाँ पे उनके बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या उनके बच्चों की स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जीवन की गुणवत्ता नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक भावों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ष 2012 में शुरू हुआ सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास लक्ष्य और पेरिस जलवायु समझौता, ये दोनों आप लोग जान रहे हैं। बीपीएससी के आप प्रील निकाल चुके हैं तो ये आप जान ही रहे होंगे कि सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या है। और सतत विकास जो लक्ष्य होते हैं, टोटल 17 लक्ष्य है, जिसमें भारत बहुत आगे जा रहा है। 2015 से ही वर्ल्ड लेवल यूएन जारी किया था और भारत है जो 2016 से ये इसको अपना लिया है और जारी भी करता है। इस बार भी जारी हुआ और एक प्रश्न इसको लेकर भी करवाया जाएगा, जो सतत विकास को लेकर के नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है डेटा। तो सतत विकास लक्ष्य और पेरिस जलवायु समझौता से संबंधित व्यावहारिक समस्या। अब देखिए, ये सारा मानवीय बात है, जो खुशी होता है वो मानवीयता के आधार पर है, लेकिन ये क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप से आपको दिखा रहा है कि व्यावहारिक आधार होता है जो वैज्ञानिक तरीके से होता है, वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। तो ये मानवीय ह्यूमैनिटी का विषय है, लेकिन इसको तय करने का जो आधार है, खुशी का आधार को इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि इन्होंने डेटा का सर्वेक्षण किया, तो आपके घर आकर के नहीं, मोबाइल से भी डेटा ले सकते हैं। कई बार आप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं तो उसमें आता है कि ये ऑप्शन आता है, आप सिलेक्ट कर लेते हैं। गूगल हो, आप यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं, उस टाइम भी सर्वेक्षण हो जाता है, कभी भी सर्वेक्षण हो जाता है, शायद आपको पता ना हो। तो वैज्ञानिक का आधार होता है, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। यह सूचकांक मुख्यतः दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। वो प्रमुख विचार है, खुशी या जीवन का मूल्यांकन को सर्वेक्षण का माध्यम से माना जाना। सर्वेक्षण जो हुआ उसके माध्यम से खुशी या जीवन का जो मूल्यांकन है वो सर्वेक्षण के आधार पर, ऐसे ही नहीं कि खुद बैठ करके जो विशेषज्ञ हैं बैठे और आपस में डिसाइड कर लिए, नहीं, उन्होंने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण करके जो होता है उसके बाद डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके उन्होंने इसका आधार से माध्यम माना। दूसरा, उन प्रमुख तत्वों की पहचान करना जो देश में कल्याण एवं जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। जैसे कल्याण का मतलब बुजुर्ग जो हैं तो उन्हें पेंशन होता है, तो कल्याण का ही एक बात होता है, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था में उन्हें पेंशन काफ़ी कंपलसरी चीज़ होती है। स्वास्थ्य होता है, वो भी कल्याण होता है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, देश में कल्याण एवं जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। जो तत्व है, सिर्फ एक नहीं, अलग अलग तत्व होते हैं, फैक्टर होते हैं, जिसके आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि लोग खुश हैं या नहीं है। खुशी का पैमाना सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता है, खुशी का पैमाना बहुत होता है। अगर किसी के सर पे छत नहीं होगा तो खुश कैसे होगा? तो घर भी किसी के लिए खुशी का पैमाना हो सकता है, किसी के लिए कुछ और खुशी का पैमाना होता है। आधार बहुत कुछ हो सकता है। अब आते हैं वैश्विक प्रदर्शन में। अब आधार देखते हैं कहाँ का है, वैश्विक प्रदर्शन देखेंगे, फिर भारत के पड़ोसी देश का प्रदर्शन देखेंगे और भारत का प्रदर्शन देखेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग हल कर रहे हैं। तो वैश्विक प्रदर्शन क्या है? संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष सबसे खुशहाल देश माना गया। वहीं अफगानिस्तान पिछले वर्ष भी यही सबसे पिछला था, को सबसे नाखुश देश माना गया। रैंकिंग यानी कि अफगानिस्तान को कितना मिला? 146।
146 देशों में इस बार सर्वेक्षण हुआ है, लास्ट टाइम 149 में हुआ था, इस बार 146 में। तो अफगानिस्तान का रैंकिंग 146 है, यानी कि 146वां सबसे लास्ट है। अब देखिए किसी को इतना खांसी रहेगा तो खुशी से रहेगा अभी ठंड में। अब शीर्ष देश में कौन कौन है? फिनलैंड है, डेनमार्क है, तीसरा आइलैंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप 5 भी लिख सकते हैं। जब एग्जामिनेशन में जितना याद रखिए, कम से कम 3 देशों का नाम लिख लीजिएगा, 5 भी लिखिएगा, 6 भी लिखिएगा, और उससे ज़्यादा अवॉइड करिएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और समय भी कम रहेगा। क्योंकि 20 से 25 मिनट मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप 60 मिनट में 3 प्रश्न का उत्तर देना है, तो इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो 3 तो कंपलसरी याद रख लीजिए। फर्स्ट है फिनलैंड, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है आइसलैंड। आइसलैंड पे किसका है? डेनमार्क करता है। तो ऑलरेडी ये दोनों एक ही तरीके से हो गए। सबसे निम्नतम प्राप्त देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वैसे भी जिस तरीके से अभी माहौल है पिछले 2 वर्षों में, जब अमेरिका और नाटो छोड़ करके गया अफगानिस्तान को, तो वहाँ पे हैप्पीनेस, ऑलमोस्ट आज़ादी चली गई है। तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट रैंकिंग है और 146 होगा। ये 145 लेबनान होगा और 144 जिम्बाब्वे होगा। आधार अलग अलग है। आमतौर पर देखें तो इस सूचकांक में भौगोलिक रूप से छोटे और तथा लघु अर्थव्यवस्था वाले देश शीर्ष पर हैं, ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखिए कैसे। अच्छा, आप खुद ये सोचिए कि अमेरिका नंबर 1 पे है अर्थव्यवस्था, भौगोलिक रूप से भी बड़ा है। रूस भौगोलिक रूप से बड़ा है। आपको चाइना है जो नंबर 2 पे अर्थव्यवस्था में। भारत भी एक 5वां रैंकिंग पे है अर्थव्यवस्था में और भौगोलिक रूप से 7वें स्तर पर 7वां देश है। ये सभी देश को देखिए टॉप 10 में भी नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सभी देश आ रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे देश हैं। हाँ, इनमें खासियत है कि इनके यहाँ सामाजिक समानताएं बहुत अच्छी है, जैसे कि लैंगिक भेदभाव भी नहीं है, लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है, सैलरी इक्वल मिलती है, वर्किंग आवर है, लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। खुशी का आधार ये सब दिया है। छोटे व लघु अर्थव्यवस्था वाले देश ज़्यादा खुशहाल नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश शीर्ष 10 खुशहाल देशों में भी नहीं है। ना अमेरिका है, अमेरिका सबसे अमीर देश है, आप देख सकते हैं। चीन भी नहीं है, जापान भी नहीं है, भारत भी नहीं है। तीनों टॉप 3 अर्थव्यवस्था में देखिए तो टॉप 3 है और 5वें रैंकिंग पे भारत है, बीच में एक फ्रांस है। ठीक है, कोई खुश आपको नज़र नहीं आ रहा है ये सब। उसके बाद अगर आप देखते हैं रसिया भी भौगोलिक रूप से उतना बड़ा है, लेकिन वो भी नहीं है। आपको कनाडा भी नहीं इसमें आ रहा है बड़ा में, अपना स्थान बनाने में असफल। ना अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से बड़े देश इसमें है, ना भौगोलिक रूप से बड़े देश इसमें है। अब आते हैं अगले पैराग्राफ में। आप आंसर इसका छोटा कर लीजिए क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया है, दे दिया है आप लोगों को, ताकि डेटा का थोड़ा सा आप लोग को एग्जामिनेशन में थोड़ा ज़्यादा मिले, तो आप अपना डेटा का ही उपयोग कर लीजिएगा। आर्थिक उन्नति को ही देश का विकास का एकमात्र पैमाना नहीं मानना चाहिए। ये नहीं है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो खुश ही हैं। आपके यहाँ बहुत पैसा है किसी के यहाँ तो खुश हो, जरूरी नहीं है। खुशी का आधार बहुत कुछ होता है। नागरिकों की प्रसन्नता को ही सरकार की असली उपलब्धि समझा जाए। जैसे कि सरकार का जो असली उपलब्धि है, नागरिक खुशी नहीं है तो सरकार को उपलब्धि क्या हो, कितना भी अर्थव्यवस्था बड़ा बना ले। यही प्रसन्नता सूचकांक का मूल है। मतलब इन लोगों ने मेन जो अपना एक एजेंडा होता है, उन्होंने ये दिया है कि पैसा ही मैटर नहीं करता है, नागरिक उनके यहाँ के किसी भी देश के कितने खुश हैं वो। आते हैं, आज विश्व के अधिकांश देश आर्थिक प्रगति को ही देश का विकास का प्रमुख आधार मानते हैं। जैसे भारत भी हो या कोई भी हो, सिर्फ देश ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से देखिए आप, हम, कोई भी पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो क्या इसके लिए क्या है कि हम इतना टाइम अपना दे देते हैं, रात का नींद गंवा दे रहे हैं, दिन भर वर्क कर रहे हैं, क्या उससे खुशी? कहीं ना कहीं हम लोग परिवार से दूर रह रहे हैं, बाहर आप दूर रह रहे हो, दूर रह के पढ़ाई कर रहे हो
या फिर मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर में रहते हो दिन भर, तो क्या खुश हो? पैसा तो आ रहा होगा बहुत, लेकिन क्या ये खुशी का आधार है? नहीं बोलोगे। ठीक है, पैसा कंपलसरी चीज़ है, उसे बहुत कुछ चीज़ें ली जा सकती है, लेकिन ये प्रसन्नता का आधार नहीं होता है। खुशी का आधार बहुत कुछ होता है। तब फिनलैंड और डेनमार्क आते हैं। तब फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे परंपरागत परिभाषा बदलने का संदेश दे रहे हैं। ये सब जो देश हैं, ये लोग परंपरागत जो परिभाषा इसको बदलने का संदेश दे रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं किसी पैसा ही मैटर नहीं करता है, खुशी भी होना चाहिए। भूटान को ही देख लीजिए, जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान का, इस बार शायद रैंकिंग में उनका नहीं किया गया सर्वेक्षण, बट भूटान में ही वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा अपने नागरिकों को महत्व देते हैं। जो उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में है, हमारा जो BBIN एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको उस देश से नहीं जाने दे रहे, जबकि उनके इकोनॉमिकली बहुत उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन उनका कहना है कि इससे भूकंप बढ़ेगा या प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, पैसा तो आएगा लेकिन हमारे नागरिक असुरक्षित होंगे। तो उन्होंने सुरक्षा को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। आज क्या कि एशिया के सबसे खुश देश में भूटान आता है। तो अब देखते हैं पड़ोसी देश और भारत दोनों को कंपैरिजन करना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते जाएं, कंपैरिजन भी करना। पड़ोसी देशों के सामने के साथ भारत क्या है? वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत 3.777 के स्कोर के साथ, उन्होंने पूरा का पूरा सबका स्केल पे माप किया होगा, फिर उसे उसके आधार पे स्कोरिंग लाया। तो भारत का जो स्कोर है वो 3.777 है। स्कोर के साथ 146 देशों में 136वां स्थान लाया है। पिछले बार क्या था? 149 देश था, उसमें भारत का 139वां रैंकिंग था, यानी कि देश भी ज़्यादा थे और भारत का पीछे तब भी रैंकिंग था और आज भी बहुत अच्छा नहीं है। भारत पिछले वर्ष इस सूचकांक में 139वें स्थान पर था। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति है, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाना चाहिए। चीन जो है 72वें स्थान पे है, 72। नेपाल है हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी देश है, मित्र देश भी, 84वें स्थान पे है। बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश उतना छोटा सा देश है, वो भी है जो हमसे ज़्यादा खुश है, 94वें देश से नंबर पे है। आई डोंट नो वाई पाकिस्तान को इन्होंने 121वां रैंकिंग कैसे दे दिया, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से भी वो पिछड़े हैं, सिर्फ वो भौगोलिक रूप से ही नहीं। आई डोंट नो किस आधार पे उन्होंने इसको 121वां भारत से अच्छा रैंकिंग दिया है, पता नहीं। और म्यांमार का भी रैंकिंग मुझे 126वां समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि म्यांमार में भी पिछले कुछ सालों से बहुत उथल पुथल रहा है, कभी सत्ता पलट हो रहा है, कभी वहाँ जो रोहिंग्या विवाद हुआ, तो इन आधार पे वहाँ भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। लेकिन भारत से अच्छी रैंकिंग आ गई तो ठीक है, मान लेते हैं, खुश है। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पे मान लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें तो नहीं लग रहा है कि ये देश खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से अभी बहुत पीछे हो चुका है, फिर भी उसका हमसे अच्छा दे दिया। म्यांमार सत्ता पलट रहा है, रोहिंग्या विवाद चल रहा है, फिर भी खुश दे रहा है। श्रीलंका का भी आपको 187वां रैंकिंग दे रहा है, ये भी आपको अच्छा दे रहा है, जो कि आप शॉकिंग है कि पिछले 3 साल में इनकी अर्थव्यवस्था ही नहीं देखी, रोजगार भी इनका खत्म होने पर है। रोजगार समझिए कि इनके देश में जो रोजगार कर रहे हैं उनके यहाँ पर्यटन ही मेन आधार है, पर्यटन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है आफ्टर कोविड। तो आप देखेंगे ही अगला इस मॉडल आंसर जो भारत श्रीलंका का संबंध दिखाएंगे, द्विपक्षीय संबंध, उसमें दिखाएंगे। तो इसका भी रैंकिंग इन तीनों का मुझे बांग्लादेश का समझ में आता है, आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं, नेपाल के लोग भी खुश हैं। चीन का तो बहुत कुछ छुपा रहता है तो कुछ पता नहीं चलता है, चीन का अंदर का बात बाहर, वहाँ के लोग मीडिया को भी अलाउड नहीं है। जहाँ आपको मीडिया को स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वहाँ के लोग क्या खुश होंगे आप सोच सकते हैं। तो रैंकिंग तो ठीक है, इन्होंने रैंकिंग दे दिया, लेकिन रैंकिंग का आधार बहुत जो आधार होता है उसके आधार पर भी मुझे ये देश बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आते हैं। क्योंकि स्पेशली भारत से देखें, चीन में भले ही आर्थिक रूप से बहुत आगे है, लेकिन वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा नहीं है।
लोगों को अपना प्रॉपर्टी रखने का स्वतंत्रता नहीं है। जिस देश में किसी मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है, कि वहाँ के प्रधानमंत्री तक स्वतंत्र नहीं है। अभी देखिए तो उनकी जो राष्ट्रपति है उनकी स्वतंत्रता शी जिनपिंग की हाल में बहुत खराब कंडीशन थी। नेपाल ठीक है, ओवरऑल नेपाल के लोग ठीक है, बांग्लादेश भी ठीक ही है, यहाँ भी बस इन दोनों का रिलीवेंट लग रहा है। बाकी पाकिस्तान का तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं कि पाकिस्तान दुश्मन वाला बात है, क्योंकि वहाँ का अर्थव्यवस्था पिछले बहुत दिन से पिछड़ गया और वहाँ के लोग बहुत आधार पे बहुत दुखी भी नज़र आते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है। अब म्यांमार में भी देखे रहे हैं और श्रीलंका का तो पूरा वर्ल्ड देख चुका भी हाल में। लेकिन ठीक है, रिपोर्ट आया है और आप मुख्य परीक्षा आयोग को आपको उत्तर में रैंकिंग देना है तो आप यही दीजिएगा जो रिपोर्ट में जारी हुआ है। अब ये व्यक्तिगत रूप से जो भी आप सोचते हैं या जो भी मैं सोचती हूँ आयोग वो उत्तर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब फिर से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उत्तर को जो होता है ना कि खूबसूरत दिखे। अर्थात वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। सरकार तो बहुत प्रयास कर रहा है, भारत जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं प्रयास बहुत कर रही है, उसके बाद भी पीछे है। अब सतत विकास का ही आधार ले रहा है ये, तो सतत विकास में हम लोग कई लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं। जो लक्ष्य 6 है उसे हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। जो शौचालय का है हम लोग 100% से सैनिटेशन में जा चुके हैं, उसके बाद भी पीछे हैं, तो थोड़ा सा ये लॉजिस्टिक नहीं लगता है। और बहुत कुछ शिक्षा में भी हम लोग ला रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं हर स्तर पे। उसके बाद पर्यावरण में भी हम लोग जो 0% एमिनेशन है उसमें भी बढ़ रहे हैं। हम लोग ने वन को भी बढ़ा लिया, फिर भी पेरिस जलवायु समझौता आधार इन्होंने यही दिया था, इन दोनों का आधार है, तो ये दोनों आधार पे तो हम अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इन्होंने रैंकिंग दिया चीन को छोड़कर। लेकिन आप यही लिखिएगा, अर्थात वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। लिखना यही है, ठीक है। ये आपका व्यक्तिगत विचार आपके उत्तर में नहीं आना चाहिए, या मेरा भी जो विचार है आप अपने उत्तर में नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये हेड बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका उत्तर भी उस आधार तरीके का होना चाहिए। चीन को छोड़कर ये सभी देश भारत से भौगोलिक व आर्थिक रूप से छोटे हैं। देखिए चीन हमसे भौगोलिक रूप से भी बड़ा और आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा है। उनकी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी है, लगभग 10 ट्रिलियन के, हमारे 3 भी अभी नहीं है, 3 हो चुकी है। उसके बाद भी भारत खुशहाली के मामले में इस सूचकांक में इन सभी देशों से पीछे है। उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप लोग इसे अपने स्तर पे छोटा कर लीजिएगा। अब रेड पे ही आते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करता है, रेड कलर आते हैं। पड़ोस हाँ वो अलग अलग कर दे रहे हल्का फुल्का। पड़ोसी देशों में मात्र अफगानिस्तान ही भारत से पीछे। अफगानिस्तान पिछले साल भी पीछे था, इस साल भी पीछे है। अब देखते हैं, भारत हो गया 136वां रैंकिंग आ गया, पाकिस्तान 121, 146 अफगानिस्तान, 72वां चीन, 84वां नेपाल, 94 बांग्लादेश यहाँ है, बट यहाँ लिखने का स्पेस नहीं था इस जगह पे। मैप अच्छे से देख लीजिए, बांग्लादेश यहाँ लिखने का जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ पे म्यांमार है, 126वां रैंकिंग हो गया, ठीक है। भूटान का इस बार दिया नहीं था, और श्रीलंका 147वां रैंकिंग पर है। तो कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं, अगर ये प्रश्न आ जाए और पड़ोसी देश तो लिखना ही होगा, तो ये मैप अपने दिमाग में छाप लीजिए और जाकर के प्रश्न के उत्तर में ये डाल दीजिएगा ये मैप। भारत के प्रदर्शन की अब समीक्षा करते हैं। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत 2021 की तुलना में 3 पायदान ऊपर है। लास्ट टाइम क्या था, 139 था, 139वां रैंकिंग था, इस बार 136वां स्थान है। रिपोर्ट में भारत विभिन्न वर्षों में कहाँ कहाँ रहा है देखते हैं, अलग अलग देशों अलग अलग ईयर में देखते हैं भारत का क्या क्या रहा है, ठीक है। अब जब भारत का प्रदर्शन देख रहे हैं तो इसका कब कैसा रहा उससे भी समीक्षा कर लेते हैं। 2017 में 122वां रैंकिंग था, अच्छा था। 2018 डे बाय डे ये गिरा है, आपको ईयर बाय ईयर, डे बाय डे नहीं, ईयर बाय ईयर। 2018 में 133वां रैंकिंग है,
2019 में 140 हो गया, 2020 में 144 हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ ना, 2019 तक तो थोड़ा बहुत चेंज, नोटबंदी वगैरह का प्रभाव भी कह सकते हैं, जीएसटी आया तो अचानक से थोड़ा सा अर्थव्यवस्था भी डाउन हुआ था और थोड़ा विरोध भी उस टाइम पे हो रहा था। और 2020 से हो गया, कोविड आया तो धीरे धीरे और रैंकिंग गिरते गया, लेकिन 2021 में लोगों ने सुधार लिया, 139वां हो गया। 2022 में भी हम अच्छा है, 136वां रैंकिंग पर है, आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं भारत का प्रदर्शन ऐसा क्यों है। आज़ादी के बाद भारत को एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जैसा कि जानते हैं कि लूट करके ले करके चले गए, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारत में आर्थिक संपन्नता बढ़ी है। आर्थिक उदारीकरण कब आया था? 1991 में, 1991 में आया था। उसके बाद बड़ा आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता, क्रोध और दुख सहित नकारात्मक भावों में वृद्धि का कारण है। आप देखिए, जब तक आर्थिक उदारीकरण नहीं हुआ था, या आप पहले का भी देख लीजिए, आपके पापा मम्मी या दादा दादी हो, जो भी, उनकी लाइफ जो थी ये खान पान सिंपल होता था, चावल दाल सब्जी ही खा लिए, रोटी सब्जी खा लिए, खुश हैं, और बहुत सिंपल सा, थोड़ा दूर ही गए, थोड़ा ही पैसा, उसी में खुश थे। आज घर के हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, बच्चों के पास भी है, लोगों को घूमना कंपलसरी है। लाइफ स्टाइल पे बहुत, जितना उदारीकरण आया है, जितना पैसा आया है, उतना हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो चुका है। हम विदेशों में घूमना चाह रहे हैं, या विदेश में ना सही, इंडिया में ही कहीं कहीं घूमते रहते हैं, या फिर खाना रेस्टोरेंट कल्चर बढ़ा है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो उसके कारण चिंताएं भी बढ़ी हैं। अब सामाजिक स्तर पे जो विवाह ही होते हैं, जैसे विवाह किसी का हुआ, तो विवाह में ही लोग इतना खर्च कर दे रहे हैं, लाखों करोड़ों में, तो सामाजिक प्रेशर भी आपके ऊपर है कि विवाह में किसी का, बेटी का हो या बेटे का, बहुत खर्च करना है, तो वो भी आपको एक प्रेशर दे रहा है, चिंता हो रहा है, चिंता से क्रोध हो रहा है। उदारीकरण के बाद लाइफ स्टाइल जिस तरीके से बढ़ा है, उस तरीके से नकारात्मक भाव भी भारत में बढ़ा है। जहां आर्थिक उदारीकरण के दौरान लोगों का ध्यान बुनियादी ज़रूरतों पे था। जब आर्थिक उदारीकरण आया था तो लोगों को लगा था कि बस पहले क्या ज़रूरत था, भोजन, खाना ही ज़रूरत था लोगों का, आवास की कम से कम सर पे छत एक हो, शिक्षा ताकि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा सके, और स्वास्थ्य, बस इतनी चीज़ें लोगों को चाहिए थी। अब क्या है कि लोग, एक मिनट पानी पी ले रहे हैं, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तक सीमित था पहले। उदारीकरण के पहले क्या, हमारी जो पीछे वाली जनरेशन थी, अपने पेरेंट्स का ही लाइफ स्टाइल देखिए, तो उन्हें क्या ज़रूरत था, बस बोलते थे कम से कम घर पे छत, सर पे छत हो, एक पहनने को कपड़ा हो, बस यही सारी ज़रूरतें थी, खाना दिन और रात को मिल जाए। आज के टाइम क्या है, घर के सारे लोग भी अर्न कर रहे हैं, बट हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं। अब आते हैं, आज क्या है, भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है लोगों को, जैसे पार्टी बहुत करना है, दिखावा बहुत करना है, जैसे हर दूसरे दिन आपको ड्रेस भी अच्छा अच्छा दिखाना है, रील्स भी आपको ही बनाना है, ये सारी चीज़ें, आपकी ज़रूरतें चेंज हो रही हैं। तो ज़रूरतें चेंज हो रही है, तो आप सोशल लेवल पे अपने आप को जब बदल रहे हो तो टेंशन तो आएगा ही ना। वर्तमान में भारत में लोगों की कार्य पद्धति भी बदली है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे का ही काम होता था, या 6 बजे तक। मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहा बंदा, वो क्या करता था कि सुबह 10 बजे गया, 9 बजे गया, शाम को 5-6 बजे छुट्टी। आज क्या है, जो प्राइवेट नौकरी का बहुत बड़ा है निजीकरण, इनकम जितना बढ़ा है उतना प्रेशर ज़्यादा। जो प्राइवेट में काम करता है, इनकम भले ही उनकी लाखों में होती है, लेकिन प्रेशर जो वो हैंडल कर रहे हैं, वो प्रेशर हम और आप नहीं हैंडल कर रहे हैं। तो क्या होता, कार्य पद्धति बहुत बदल चुका है। मेट्रो सिटीज़ में तो आपको लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है, और लाइफ स्टाइल चेंज करने का ही कारण क्या है, देख रहे हैं लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक अब बहुत कॉमन होता जा रहा है। हार्ट अटैक इतना कॉमन कभी नहीं था जितना आज के टाइम में देखा जा रहा है। इतना आराम से हार्ट अटैक आ रहा है जो आप सोच लीजिए, और कम उम्र के लोगों को माना जाता था कि नहीं आता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों को भी आ रहा है। यह सब बदल गया। भारत में सामाजिक असमानता तो पहले से ही थी, विद्यमान थी, यानी कि जातिगत असमानता थी, लैंगिक असमानता थी, भेदभाव का आधार बहुत सारा था, धार्मिक असमानता थी, आर्थिक असमानता भी अब काफ़ी वृद्धि हुई है। जो कहा जाता है ना कि ये अमीर ट्रायंगल,
ये अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, असमानता कहीं ये दिखाता है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही ने योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचने में देरी कर दिया है। लाल फीताशाही का मतलब जो अफसरशाही होता है, जो अफसर भी कई जगह लेट कर रहे हैं, आप अफसर ही बनने वाले ऑफिसर ही, लेकिन जब योजनाओं में आप क्रियान्वयन में लेट कर देते हैं या बीच में करप्शन कर देते हैं तो जो योजनाएं होते हैं धरातल पर पहुंचने में टाइम लगा देती है, तो उस योजना का कोई फ़ायदा नहीं होता है। समाधान इसका क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, आप सिविल सर्वेंट एक तरीके से बनने वाले हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखना, प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो रोजगार के अवसर बढ़ाना, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आप अपना सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाइए या निजी क्षेत्र में बढ़ाइए, क्योंकि लोग अगर रोजगार में रहेंगे, कई लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हर तरीके की रोजगार होनी चाहिए। तो रोजगार का अवसर बढ़ाइए, लोग अलग अलग तरीके का कार्य करेंगे, खुश रहेंगे, पैसा आएगा सबके पास, खुश रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा मतलब जैसे पेंशन स्कीम होता है, तो पेंशन स्कीम रहता है तो वृद्धावस्था में लोगों को आराम रहता है, सहूलियत रहता है कि हाँ उनको पेंशन तो आ रहा है, सामाजिक आधार पर सुरक्षित है। या लड़कियों को दूसरे तरीके से प्रोत्साहित करना, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर अलग अलग तरीका अलग होता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। शिक्षा स्वास्थ्य तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। शिक्षा तक क्या होता है कि बहुत लोगों की पहुंच नहीं होती है, कई लोग होते हैं जो लो इनकम होता है उनके यहाँ, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वो सारा काम करें जो कर रहे हैं, तो बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देते हैं। स्वास्थ्य भी कह दें, अभी शिक्षा में भी आपको पोषण योजना भी हाल में आया है, उसे लेकर के थोड़ा बहुत बता देंगे, पढ़ लीजिएगा, मेंस को लेकर इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य को हम लोगों ने कोविड में देखा चरमरा गई थी, चरमराई नहीं थी, कोविड में हमने देखा कि कितनी बेकार स्थिति थी, लोगों को किस तरीके से अपने ट्रीटमेंट में दिक्कत हो रहा था। तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर आपको बहुत आसानी से हॉस्पिटल जाने को मिल जाएगा और कम पैसों में, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण हो, ये नहीं कि स्वास्थ्य डॉक्टर हो तो जैसा तैसा ट्रीटमेंट कर दे, दवा मिले तो बेकार सा, शिक्षा मिले तो शिक्षा जो होता है ना कि देखते कई जगह बस शिक्षा हाँ रटवा रहे, वैसा शिक्षा नहीं, प्रॉपर अच्छे तरीके से शिक्षा दिया जाए। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण हो। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, यानी कि लाइफ स्टाइल ये जो होता है, जो लोग रह रहे हैं बुरे स्थिति में रह रहे हैं, जो मलिन बस्ती में रह रहे हैं, या फिर आप कोई नहीं भी रह रहा, तो उसके घर में शौचालय कंपलसरी कर देना। अगर शौचालय रहेगा तो महिलाओं को गांव के खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, पुरुषों को भी नहीं जाना पड़ेगा, और वो घर में ही हो जाएगा। उसके बाद आप खाने को जो होता है चूल्हा के जगह गैस देना, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बट और अभी ज़रूरत है, तो गुणवत्तापूर्ण जीवन होना चाहिए। महिलाओं वंचितों को विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ना। महिलाएं जो होती हैं हमारे देश में बहुत कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सामाजिक स्तर पे देख रहे हैं बहुत सालों से पिछड़ी हैं, वर्षों से, तो उन्हें भी बराबर का ला करके मुख्य धारा से जोड़े। वंचित जो हैं कई लोग अभी भी पीछे हैं सामाजिक स्तर पे, तो उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। वैसे गवर्नमेंट तो कार्य कर रही है, बिहार सरकार भी कर रही है, बहुत प्रोत्साहन भी दे रही है लड़कियों को भी। आप बीपीएससी में ही देखिए, प्रोत्साहन राशि दी जाती है और रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो पिछड़े हैं सामाजिक आर्थिक स्तर पे या लड़कियां हैं, इन्हें बिहार सरकार भी आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार भी कर रही है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अगर पुलिसिंग बहुत अच्छा रहेगा तो लड़कियां हो आराम से निकल लेंगी। आप कहीं भी बहुत अच्छा कानून व्यवस्था रहेगा, आप हर जगह जैसे लड़कियां ही नहीं, आप भी बाहर निकलने में लेट नाइट में डरते हैं। अगर वहाँ पे आपको पता रहेगा कि अगर आपके साथ छोटा सा भी गलती हुआ, कानून इतना कड़ा रहेगा तो सुदृढ़ होगा, तो आप निश्चिंत होकर बाहर किसी भी टाइम निकल सकते हैं। तो कानून व्यवस्था को क्या है, सुदृढ़ करना। सरकार को क्या क्या चाहिए, अब आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देर में अब निष्कर्ष में भी आ ही जाएंगे। यद्यपि भारत सरकार, भारत ही नहीं बिहार सरकार भी आप लिख लीजिएगा, भारत का प्रदर्शन वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में
अच्छा नहीं है, सराहनीय नहीं रहा है, उसके बाद भी सरकार द्वारा नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं। आप आयुष्मान भारत देखिए, 5 लाख तक का आपका एक साल में आपका ये हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना है, स्वास्थ्य में किया है, नई शिक्षा नीति है, शिक्षा में ला रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है जो दे रहा है, निवास दे रहा है, और भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं। आगे आते हैं। ये निष्कर्ष है, ये सारी योजनाएं ठीक है, प्रॉब्लम है भारत में, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत आपको सॉल्यूशन नहीं कर रहा, आपको स्वास्थ्य में भी सरकार दे रही है। नई शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा भी, शौचालय भी आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया, शिक्षा भी सरकारी स्तर पे दिया जाता। हाँ, गुणवत्ता में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास भी दिया गया, उज्ज्वला योजना, पहल योजना, अटल पेंशन योजना, आपको महिलाओं को सिलेंडर भी तो दिया गया, पेंशन योजना है, आत्मनिर्भर भारत से लोगों को व्यापार करने के लिए दिया गया योजना है, लोगों को जीवन स्तर में सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, निभाएंगे। विभिन्न प्रयासों से निकट भविष्य में भारत का प्रदर्शन सुधरेगा। प्रयास तो कर ही रहा है ना गवर्नमेंट, जो चाहे जो भी कर ले, गवर्नमेंट तो हमारा रेगुलरली प्रयास कर रहा है। निकट भविष्य में भारत का प्रदर्शन सुधरेगा, यही पॉजिटिव ही अप्रोच हम लोग को रखना चाहिए, क्योंकि सरकार कोशिश भी कर रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर। भारत के प्रदर्शन, भारत प्रसन्नता सूचकांक में ऊंची स्थान पा सकेगा, यही आपका निष्कर्ष था। ठीक है, उत्तर को आप अच्छे से लिखिएगा अपने तरीके से। जितना भी डेटा और फैक्ट था हम लोगों ने लिखने का प्रयास किया आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का। अब आगे मिलते हैं अगले जो प्रश्न होगा, इंपॉर्टेंट ही, हम लोग सारे प्रश्न नहीं करवा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर को लेकर के वही करवा रहे हैं। ठीक है, आगे आप स्टूडेंट साथी से जुड़े रहिए, आपका साथ रहेगा, हम भी बढ़ेंगे और आप भी बढ़ेंगे, तो साथ हमें दीजिए बढ़ने में। आप जितना हो सके लोगों को और लोगों को जोड़िए, इन वीडियोज को बढ़ाइए जितना भी हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट साथी से जुड़ने के लिए, आगे भी जुड़े रहिएगा।